हेलो बच्चों, लर्न हिंदी एंड गुजराती चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता पतंग। हमारी कविता का नाम है पतंग और कवि का नाम है आलोक धनवा। पहले हम कविता पढ़ते हैं। हमारी कविता का नाम है पतंग। क्या है? पतंग। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। देखो, वैसे हमने ये कविता पढ़ के देखी, लग तो रही है कि बिल्कुल सामान्य शब्दों में है ना? तो ये तुम्हें बहुत अच्छे से आराम से समझ में आ जाएगी। देखो, इसमें क्या है कि जब भादो महीना होता है तब बरसात बहुत तेज़ आती है। तेज़ बरसात को हम कहते हैं बहुत तेज़ बरसात की बौछारें हैं, है ना? तो ये कह रहे हैं कि भादो चला गया और जो सबसे तेज़ बौछारें आती थी वो भी अब गई। ठीक है, अब उसके बाद एक अलग नया सवेरा हुआ है। अब समय अलग आ गया है। अब उसके बाद के समय की सवेरे की बात हो रही है, यानी कि सुबह के समय की बात हो रही है कि सुबह का जो सवेरा है उसमें जब सूरज उगता है तो उसकी किरणें लाल लाल दिखाई देती है। तो उस किरणों को कवि ने बताया है कि ये जो सूरज की किरणें हैं ये खरगोश की आंखों जैसी है। कैसी है? खरगोश की आंखों जैसी। तो अब कह रहे हैं कि ये जो भादो गया उसके बाद का समय है वो शरद ऋतु को लेकर आता है। शरद यानी कि कौन सी ऋतु होती है? सर्दी की ऋतु। कौन सी? सर्दी की ऋतु। तो सर्दी की ऋतु में कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अब भादो गया है और शरद ऋतु आ गई है, जैसे कि किसी पुल को पार करते हुए। कैसे आई है? पुल को पार करते हुए। अब ऋतु कोई पुल के ऊपर चढ़कर थोड़ी आती है, लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य कवि का मन में ऐसे कल्पना कर रहे हैं कि शरद ऋतु आई है और जैसे किसी पुल के उस पार थी और अब इस पार आ गई है। ठीक है, तो शरद ऋतु को बताया है पुल को पार करके आते हुए। ठीक है, अब कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे शरद ऋतु कोई बच्चा है। कैसे लग रहा है? जैसे शरद ऋतु जैसे कोई बच्चे के समान है। देखो, ये बच्चा है ना, तो सचमुच में तो कोई बच्चा नहीं है यहाँ पर अभी, तो है ना? तो कहते हैं ऐसा लगता है कि शरद ऋतु है वो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए। साइकिल को कैसे चलाता है? तेज। और घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुला रहा है। कौन बुला रही है? शरद ऋतु बुला रही है। किसको बुला रही है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। देखा, शरद ऋतु कह रही है कि अब तो आसमान साफ हो गया है, आ जाओ बच्चों, आकाश में पतंग उड़ाओ। ठीक है ना? तो कवि ऐसी कल्पना करते हैं और उनको लगता है चमकीले इशारों से बुलाते हुए ये शरद ऋतु लगता है कि जैसे कोई चमकीले इशारे कर रही है कि आसमान इतना साफ है तो आ जाओ। ठीक है, और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। अब आकाश में देखो नमी नहीं है, ना ही कोई आंधियाँ है ना? तो कहते हैं आकाश एकदम साफ सुथरा है, इसलिए कवि कहते हैं आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, है ना? तो कवि को ये मौसम ऐसा लग रहा है कि बच्चे
पतंग बहुत अच्छे से उड़ा सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है। तो देखा, ये पद्यांश बिल्कुल आसान है ना। अब हम एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो एग्ज़ाम में जब ये इन ऐसी पंक्तियाँ आती है, उसकी हमें कहते हैं सप्रसंग व्याख्या लिखो, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से जो व्याख्या या शब्द जो समझ में आ जाते हैं तब हम उसको आराम से लिख सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में प्रश्न ये व्याख्या सप्रसंग व्याख्या करने को कहते हैं तो कैसे लिखना है? सबसे पहले लिखना है कठिन शब्दार्थ। ठीक है, जैसे कठिन शब्दार्थ में यहाँ तो ऐसा कोई कठिन शब्दार्थ है नहीं, फिर भी अगर कहें कि भाई शरद है ना, शरद का मतलब होता है सर्दी की ऋतु। ठीक है, और अगर भादो की बात कहें तो भादो तो एक महीना है। ठीक है, ये दो हम कठिन शब्दार्थ लिख सकते हैं। और रही बात प्रसंग की, अगर प्रसंग के बारे में कहें तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा। कौन से कवि है हमारे? आलोक धनवा। आलोक धनवा। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा रचित है। ठीक है, और उनका एक काव्य संग्रह है। पूरी कविता का संग्रह होता है ना, उसको हम कहते हैं काव्य संग्रह। तो उस काव्य का संग्रह का नाम है दुनिया रोज बनती है। क्या है? दुनिया रोज बनती है। उस काव्य संग्रह की एक कविता है पतंग। क्या है? पतंग, जो कि हम पढ़ रहे हैं, उससे ये लिया गया है। तो अब समझे ना, प्रसंग में ये लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा के काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है कि एक कविता है पतंग, उससे लिया गया है। अगर इसमें बात कहें कि भाई क्या है इसमें, तो ये भी तो लिखना होता है। तो इसमें हमें लिखना है कि कवि ने जो भादो का महीना गया और उसके बाद का प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो जो देखते हैं कि आकाश की स्थिति है, उसका कवि ने इस पद्यांश में वर्णन किया है। और साथ ही उन्होंने बच्चों के जो पतंग उड़ाने का मन का उत्साह है, उस बारे में बताया है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक बार वापस व्याख्या देखते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, यानी भादो गया। भादो में जो बरसात की तेज बौछारें आती है वो चली गई है। अब एक नया सवेरा हो गया है। सवेरा ऐसा है जैसे कि खरगोश की आंखें होती है लाल लाल, वैसा सवेरा है। शरद आया, यानी कि सर्दी की ऋतु आ गई है। ऐसा लगता है कि सर्दी की ऋतु पुल के उस पार थी, यानी कि कहीं पहले दूर थी और अब वो पुल को पार करके आ गई है। ठीक है, ऐसा लगता है शरद को एक बच्चे के समान बताते हैं। अब शरद ऋतु कोई बच्चा थोड़ी है, लेकिन वैसे उन्होंने बच्चों के समान बताया है कि शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए और ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, किसको बुलाते हैं? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। किसको? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। कैसे बुलाते हैं? चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और बता रहे हैं कि उस समय आकाश इतना मुलायम, इतना साफ सुथरा है कि पतंग ऊपर उठ सके। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है ये कविता। ठीक है, अब इसमें हम कहें तो ये मौसम को मानव की जैसे साइकिल चलाने की प्रक्रिया करते हुए बताया है। तो यहाँ पर हम मानवीकरण अलंकार कह सकते हैं। तो हम सप्रसंग व्याख्या के अंतर्गत अगर विशेष भी लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि कवि ने प्रकृति का बड़ा ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है और शरद ऋतु के आने पर आकाश एकदम साफ हो जाता है, चमकीला हो जाता है, उसके बारे में कवि ने इस पद्यांश में वर्णन किया है। और अलंकार की बात लिख सकते हैं कि मानवीकरण अलंकार है और शब्द है वो तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए तत्सम प्रधान शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है,
और कोमल और सहज वाणी में शब्दों की प्रस्तुति हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप सप्रसंग व्याख्या कर सकते हैं। अब हम आगे लेते हैं दूसरा पद्यांश। इस पद्यांश को भी अगर एग्ज़ाम में हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? कठिन शब्दार्थ। कठिन शब्दार्थ में देखते हैं, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। देखो, अब अगर ये पद्यांश हमने पढ़ा, इसमें कठिन शब्दार्थ लिखने की बात कहे तो सारे शब्द तो सरल है। तो कमानी को अगर समझे तो कमानी वो होती है जो पतंग होती है ना, जैसे मान लो ये पतंग है, तो पतंग में यहाँ पर बीच में बाँस की लकड़ी होती है छोटी सी, और यहाँ पर भी ऐसे एक बंधी हुई पतली सी लकड़ी लगी हुई होती है ना, तो उसको हम कहेंगे कमानी। ठीक है, और तो यहाँ कहेंगे बाँस की जो लकड़ी प्रयुक्त होती है पतली सी, उसको हम कमानी कहते हैं। और किलकारियों मतलब बच्चे जो खुशी से चिल्लाते हैं, उसको हम किलकारी कहते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। और अगर प्रसंग की बात आए तो वही बात हुई कि प्रस्तुत काव्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है की कविता पतंग से लिया गया है। ठीक है, और इसमें बात देखें तो विशेषता है, किसकी विशेषता है? पतंग की और बच्चों के मन के उत्साह की। तो हम लिखेंगे कि इस पद्यांश में कवि ने ये पतंग की विशेषता बताई है और बच्चों के मनोस्थिति का वर्णन किया है। ठीक है, चलो अब इसकी व्याख्या समझते हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। यहाँ कवि कहते हैं कि पतंग है वो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ है। ठीक है, और रंगीन भी है। वो क्या होती है? उड़ सके। इसलिए प्रकृति ने वातावरण को, आसमान को एकदम साफ कर दिया है, ऐसा बताया है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और जो पतंग का कागज होता है बड़ा पतला होता है ना, इसलिए प्रकृति ने जो दुनिया का सबसे पतला कागज जिसने पतंग का रूप धारण किया है वो उड़ सके। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। बाँस की पतली कमानी इसमें पतंग में लगी हुई होती है, ये उड़ सके। इसीलिए प्रकृति ने ऐसा आकाश को साफ और सुंदर किया है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कवि कहते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो इतने खुश हो जाते हैं, वो सीटियाँ बजाते हैं, किलकारियाँ करते हैं, यानी कि खुशी के मारे चिल्लाते हैं, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, मतलब कि ये जो पतंगे उड़ती है ऐसे अलग अलग प्रकार की, तो कवि को लगता है जैसे रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ रही है। ठीक है, तो कवि कहते हैं कि जब आसमान साफ होता है, प्रकृति ऐसी एकदम सुंदर साफ सुथरी दिखाई देती है, तब पतंगे ऐसी लगती है जैसे कोई तितलियों की नाजुक दुनिया आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी व्याख्या समझा सकते हैं। ठीक है, अगर विशेष की बात करें तो विशेषता क्या आई है कि इसमें कवि ने पतंगों से जो सजा हुआ सुंदर आकाश है, उसको उन्होंने तितलियों के रंगीन संसार की जैसे समझा है और उसकी बराबरी की है। ठीक है, उसमें ये भाव है बड़ा ही सुंदरता से व्यक्त हुआ है। ठीक है, और अगर उपमा की बात करें तो पतंग को तितलियों के समान बताया है, तो इन्होंने पतंग को तितलियों की उपमा दी है। ठीक है, और शब्द है वो भी बड़े आसान है, सरल है, और भाषा भी सरल है। ठीक है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सुंदर भाव है, सुंदर सरल भाषा है, इसका प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ऐसे विशेषताएं बताते हुए आप इसकी व्याख्या कर सकते हो। आगे का हमारा पद्यांश है, चलो इसको देखते हैं। जन्म से ही
वह अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। देखो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि बच्चे जब छोटे से होते हैं, जब उनका जन्म होता है, तब से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। यहाँ कपास मतलब रुई होती है, ठीक है। अब कोई रुई थोड़ी साथ लेकर आते हैं। कहने का मतलब कवि का है कि बच्चे खुद भी बड़े ही कोमल होते हैं, बड़े ही मुलायम उनका उनका शरीर होता है, ठीक है। इसलिए कवि कहते हैं कि इतने कोमल नाजुक बच्चों को हम कहते हैं कपास के समान है, ठीक है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। अब ऐसा लगता है कि बच्चों के तो पैरों में इतनी चंचलता होती है कि वे बस यहाँ वहाँ कहीं बस घूमते रहते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि पृथ्वी खुद उनके पास घूमती हुई आ गई है, जबकि सचमुच में कोई पृथ्वी थोड़ी घूमती हुई आती है। लेकिन कहते हैं कि बच्चे इतने चंचल होते हैं, उनके पैरों में इतनी स्फूर्ति होती है कि वे हर जगह बस घूमते रहते हैं, ठीक है ना। इसलिए कवि ने लिखा है कि पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब भी दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। देखो ये जब भी दौड़ते हैं, कौन दौड़ते हैं? बच्चे दौड़ते हैं। वो उनको कोई सुध ही नहीं रहती, कोई होश ही नहीं रहता है। तो यहाँ पर अगर कठिन शब्दार्थ के रूप में हम बेसुध की बात करें तो बेसुध का मतलब हुआ कि बच्चे बिल्कुल ही होश नहीं रहता, कोई खबर नहीं रहती। तो बेसुध मतलब होश न रहना और खबर न रहना, ठीक है। इस तरह से फिर रही बात, जब भी दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। कवि कहते हैं कि बच्चों के लिए छत पे कोई नरम जगह ना हो, वैसे वो दौड़ते रहते हैं दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। यानी कि वो हर दिशा में ऐसे ही दौड़ते हैं जैसे मान लो ये नगाड़ा होता है ना, ऐसे नगाड़ा, उसके ऊपर ढम ढम बजाते हैं तो आवाज़ आती है कि नहीं आती है। तो कवि कहते हैं कि वो दौड़ते हैं तो जैसे कोई नगाड़े बजते हैं, जैसे कोई वाद्य यंत्र बजता है, वैसे उनके पैरों की आवाज़ आती रहती है, ठीक है। इसलिए कवि कहते हैं कि जब भी दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हैं। ऐसे बिना होश के, बिना खबर के दौड़ते हैं जैसे कोई छत भी एकदम नरम जगह हो गई हो। और दिशाओं को, यानी कि हर जगह वो दौड़ते रहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई वाद्य यंत्र बज रहा है, ठीक है। ये हो गई हमारी 2 लाइनें। जब वे पैंक भरते हुए चले आते हैं, जब वे पैंक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो यहाँ कवि क्या कहते हैं कि पेग मतलब वो कदम भरते हुए, उनके कदम वो जब अपने कदमों से दौड़ते हुए जब चले आते हैं तो उनका शरीर ऐसा होता है कि बस बच्चे दौड़ते हैं तो कभी इधर मुड़ जाते हैं, कभी उधर मुड़ जाते हैं, है ना। उनका शरीर ऐसे डाल की तरह लचीला होता है। तो डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, ठीक है। फिर वो पतंग उड़ाते हैं तो कहाँ दौड़ते हैं? छतों के खतरनाक किनारों तक। वो छत के किनारे भले ही कितने खतरनाक हो, लेकिन वो दौड़ते रहते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। वो इतने मतलब छत पर दौड़ते हैं तब ऐसे अपने पैरों का बैलेंस बना के और अपने शरीर का लचीलापन का ध्यान रखते हुए वो अपने आप को बचा भी लेते हैं। और उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत, यानी उनका शरीर में जो लय होता है, जो जोश होता है, उसी से वो अपने आप को गिरने से बचा लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने इस कविता के सभी लाइनों को समझ लिया। अब देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कठिन शब्दार्थ, है ना। इसमें हम ये बेसुध
मतलब बेखबर ऐसे कहेंगे, ठीक है। बेसुध का मतलब होता है बेखबर, जिसको कोई खबर नहीं है। एक हम शब्दार्थ में ये लिख लेंगे, बेसुध मतलब बेखबर, ठीक है। और दूसरा कठिन शब्दार्थ लिख सकते हैं मृदंग। मृदंग का मतलब होता है कोई वाद्य यंत्र जिसको हम ऐसे हाथों से या कोई ऐसे मुलायम चीज़ से ऐसे थाप मारकर बजा सकते हैं, ठीक है। और एक ले सकते हैं पैग। पैग का मतलब होता है कदम, ठीक है। और अगर लचीला शब्द की बात करें तो लचीला वो होता है जो कैसे भी मुड़ सकता है ना, तो मुड़ने वाला ऐसे कह सकते हैं। किनारे मतलब जैसे कोई नदी का किनारा होता है उसकी बात तो है नहीं, यहाँ घर के जो छत होती है, जैसे ये छत है उसका ये जो किनारा है उसका जो मुंडेर है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ आ रहा है रोमांचित शरीर। यहाँ रोमांच की बात करें तो भले ही वो खतरों से खेल रहे हैं लेकिन उसमें खतरों से भी उसमें जो उत्पन्न उत्साह होता है उसको कहते हैं हम रोमांच, ठीक है। और अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग के बारे में हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश है ना, प्रस्तुत पद्यांश कवि आलोक धनवा द्वारा लिखित काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है और उनकी कविता है पतंग, उससे लिया हुआ है, ठीक है। इसमें बताया है कि बच्चों में पतंग उड़ाते समय बड़ा ही जोश आ जाता है, उन्हें कोई होश नहीं रहता है, उनका शरीर बड़ा ही लचीला होता है। इन बातों का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा प्रसंग, ठीक है। और बड़ी विशेषता की बात करें तो हम इसमें कहेंगे अनुप्रास अलंकार है। कैसे है अनुप्रास अलंकार, देखो ये नरम बनाते हुए बजाते हुए, ठीक है। तो ये जो पीछे जो शब्दों का वर्णों का मेल है इसको हम कहेंगे अनुप्रास अलंकार। और ये जो मृदंग की तरह जो समानता बताई है उसको हम कह सकते हैं उपमा अलंकार, ठीक है। तो इस तरह आप इस विशेषताओं का भी में ये बात कह सकते हैं। फिर ये विशेषताओं में कह सकते हो कि बच्चों की मनस्थिति और उनकी जो भी क्रियाएं हैं, लचीले वेग से दौड़ना है ना, रोमांचित शरीर का, ये सारी बातों का वर्णन किया है, ठीक है। तो ये सारी हो गई विशेषताएं। अब चलते हैं आगे, लास्ट पद्यांश है, पहले पढ़ते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयाँ उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। तो देखो ये पतंग तो जब उड़ेगी तो ऊंची उड़ेगी, ठीक है। तो पतंग उनके लिए एक धड़कन बन जाती है और वो पतंग के ध्यान में ऐसे पतंग से बन जाते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्हें उस पतंग ने ही थाम रखा है। किसने थामा है, यानी कि थाम रखा मतलब संभाल रखा है। तो कवि को लगता है कि जैसे पतंग ने ही उन्हें थाम रखा है यानी कि संभाल रखा है। किसके सहारे, जैसे कोई पतंग है और कोई बच्चा है, तो जैसे आपस में दोनों ही दो धागे से बंधे हुए हैं और दोनों एक दूसरे का सहारा है, ऐसा लगता है। इसलिए लिखा है कि उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंग उनको कैसे थामती है, एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। जैसे पतंग तो आकाश में उड़ती हैं लेकिन बच्चे मन से जैसे इतने खुश हो जाते हैं कि जैसे वो भी आकाश में उड़ रहे हो, ठीक है, अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ रंध्रों का मतलब तो होता है हमारे शरीर के जो ये छोटे छोटे जो हमारे शरीर के रोए, हम कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो गए, तो इन्हीं को हम इन हमारी त्वचा के जो छिद्र हैं, हमारे जो रोंगटे हैं, उन्हीं को हम कहेंगे रंध्र, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ऐसा लगता है कवि बच्चे अपने रंध्रों के सहारे उन पतंगों से जुड़े हुए रहते हैं और वो भी ऐसे पतंग की जैसे मन ही मन उड़ते रहते हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। फिर कहते हैं अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर
सुनहले सूरज के सामने आते हैं, पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनकी बेचैन पैरों के पास। ठीक है, तो इन लाइनों में कवि कहते हैं कि अगर बच्चे कभी मान लो छत से पतंग उड़ाते हुए खतरनाक किनारों पर ध्यान नहीं रहे और गिरते गिरते बच जाते हैं गिरते हैं और उनको थोड़ी बहुत ही लगती है, अगर बच जाते हैं तो फिर उनके मन का थोड़ा बहुत डर होता है ना, वो भी निकल जाते हैं, निडर हो जाते हैं। ठीक है, और वो सुनहले सूरज के सामने वापस ऐसे ही निडर होके, पहले से कहीं ज़्यादा निडर होके आ जाते हैं और पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है। कहने का मतलब है कि उनमें उनके मन में इतना ज़्यादा और जोश आ जाता है कि मैं तो नहीं डरता हूँ, है ना, और वो और ज़्यादा ऐसे दौड़ता भागता रहता है, हर हर जगह जाके पतंग उड़ाता रहता है। उनके बेचैन पैरों के पास कौन आ जाती है? पृथ्वी। जबकि पृथ्वी नहीं आती, वो खुद ज़्यादा चंचल हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस कविता की व्याख्या कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं कि कठिन शब्दार्थ में हम क्या लिखेंगे। कि अगर लिखे कि ये महज आया हुआ है ना, ये जो महज है ना, उन्हें थाम लेती है महज, तो महज का अर्थ है सिर्फ, बिल्कुल, है ना, सिर्फ मतलब केवल, बस केवल एक धागे के सहारे। तो ये महज का मतलब होता है केवल। और ये आई रंध्रों, रंध्रों यानी कि शरीर के हमारे छिद्र या हमारे शरीर के रोंगटे, रोएं। ठीक है, ये दोनों कठिन शब्दार्थ है। और रही प्रसंग की बात, प्रसंग लिखें तो हम कहेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश कवि आलोक दनवा द्वारा रचित है। उनका काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है से ये लिया गया है। उसमें कविता पतंग से ये पद्यांश लिया गया है और उसमें बच्चों की मनस्थिति का, उनके सामने आने वाली परिस्थितियों का वर्णन किया गया है और उनके निडरता के बारे में भी बताया गया है। फिर ऐसे व्याख्या लिख लेनी। और अगर विशेष की बात आए तो कहेंगे कि बच्चे हमेशा खतरों से भी डरते नहीं हैं, वो बड़े ही साहसी होते हैं, उनके मन में बड़ा ही उत्साह होता है और अगर निडर होकर काम करते हैं तो और भी ज़्यादा वे उत्साही हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आप इस कविता की बिल्कुल आसान तरीके से व्याख्या करते हैं। और व्याख्या जब बहुत अच्छे से समझ आ जाती है तो इसके लिए हमें छोटे छोटे प्रश्नों के भी हम उत्तर दे सकते हैं, चाहे वो निबंधात्मक हो, चाहे वो बड़े हो, चाहे छोटे हो। एक बार व्याख्या समझ में आ गई तो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं रहेगी।